कैसे मेरे प्यारे मित्रों, आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। चलिए आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग लेकर के आए हैं पिछले वाले एक्सरसाइज, यानी कि हम लोग कार्बन और इससे बनने वाले जो यौगिक हैं उनके बारे में, यानी कार्बन और कंपाउंड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके आईयूपीएसी नेम के पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। पहले वाला अगर वीडियो देखे होंगे तो उनके संरचना और उनके नामकरण के बारे में जाने होंगे। आज जो हम लोग करेंगे आईयूपीएसी नेम के नामकरण के बारे में जानेंगे और कुछ दहन के भी कुछ हिस्सा होगा उसको भी लेते चलेंगे। साथ में अगला जो चौथा नंबर भाग होगा उससे आपका पूरा का पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। लेकिन तीसरा नंबर भाग है जिसमें आपको एकदम बिल्कुल छोटा छोटा करके वीडियो आपको दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में अच्छे से आए और बिल्कुल आपको बोर कम हो, है ना। उसके बाद क्रैश कोर्स चलेगा, उसमें हमारा रिवीजन आपका होगा ही, और वो जो रिवीजन होगा वो आपका बिल्कुल एकदम बिल्कुल अगर कह सकते हैं तो 100% आपको दिमाग में डाल दिया जाएगा क्रैश कोर्स के समय में, क्योंकि उसका अलग नोट जो हम लोग बिल्कुल ऐसे इस तरह से बना रहे हैं कि आप लोग के एग्जाम के लिए एकदम टोटल 100% लड़ेगा, एक गारंटी के साथ कह रहे हैं। चलिए शुरुआत करेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं 4 नंबर एक्सरसाइज कार्बन और एक कंपाउंड के बारे में। और कार्बन कंपाउंड जो है इसके हम लोग यानी पूरी तरह से कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें पहला नंबर परिचय, दूसरा नंबर में इसके नामकरण के बारे में या संरचना के बारे में हम लोग देखे थे, और तीसरा नंबर जो है आईयूपीएसी नेम और आईयूपीएसी नाम का पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए थ्योरी है तो तीसरा नंबर पार्ट को हम लोग लेते चलेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर समजातीय श्रेणी का उदाहरण के बारे में। अब समजातीय श्रेणी में क्या होता है जो हम लोग जानेंगे, जिसमें पहले नंबर अगर बात करें तो समजातीय श्रृंखला में बढ़ते हुए अनुद्रव्यमान। समजातीय श्रेणी जितने तत्व जो है कार्बनिक तत्व, जितने कार्बनिक तत्व हैं, यानी कह सकते हैं कार्बनिक तत्व वैसे अधातु जो कार्बन से मिलकर बनता है, तो जो कार्बन से मिलकर के बनने वाले जितने अधातु जितने तत्व हैं उन सभी को द्रव्यमान के आधार पे उनको एकदम श्रेणी क्रम मतलब सजा करके उसको क्रम में इसको लिखेंगे, और उसी को हम लोग कहेंगे क्या, श्रृंखला में बढ़ते हुए द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान बढ़ते हुए सजा करके जो लिखना होता है उसी को हम लोग बोलेंगे समजातीय श्रृंखला में बढ़ते हुए अनुद्रव्यमान। अब इसको बात कैसे करेंगे तो इसको ऐसे का हम लोग कह सकते हैं कि जब किसी समजातीय श्रेणी में यानी एक ही जात के श्रेणी में, एक ही जात के लाइन में अगर आणविक द्रव्यमान बढ़ता है, यानी अगर यहाँ पर 1 केजी है, 2 केजी होगा, 3 केजी होगा, यानी एक ही लाइन में यानी बार बार यानी कि द्रव्यमान हमेशा बढ़ते जाए, यानी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, दाहिने से बाएं से दाहिने जाने पे पीरियोडिक टेबल आप देखे होंगे तो पीरियोडिक टेबल में कैसे होता है कि ऊपर से नीचे आने पर द्रव्यमान बढ़ता है, दाहिने बाएं से दाहिने जाने पर द्रव्यमान बढ़ता है। सेम टू सेम यहाँ पर अगर जानेंगे तो ये देखेंगे कि समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो भौतिक गुणधर्म क्रमबद्ध दिखाई देते हैं, यानी कि लाइन से दिखाई देती है। इसी में अगर बात करें कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ गलनांक और क्वथनांक में भी क्या होता है, वृद्धि होता है। जिस तरह से आणविक द्रव्यमान बढ़ते हैं वैसे ही इसके गलनांक और क्वथनांक भी वृद्धि करता है, यानी कि बढ़ना शुरू करता है। आगे की अगर बात करें तो ये हम लोग देखेंगे कि जैसे अगर बात करते हैं कि किसी भी विशेष विलायक, विलायक किसको बोलते हैं तो वैसे वस्तु या वैसे तत्व, या कह सकते हैं कि वैसे पदार्थ जो अपने आप किसी भी चीज को बिला दे, यानी उसमें गल जाता है, तो जो बिला देता है उसको हम लोग बोले विलायक। विलेयता किसको बोलेंगे या विलेय किसको बोलेंगे, जो बिला जाएगा, जो खत्म हो जाए, यानी कि जिसको हम मतलब चीनी या पानी को अगर शरबत बना रहे हैं और चीनी जो है वो घुल जाता है, जो घुल जाएगा उसको हम विलेय बोलेंगे, और जो घोल देगा उसको बोलेंगे विलायक। यानी पानी जो है चीनी को घुला देता है तो पानी यहाँ पर हो जाएगा विलायक और विलेय हो जाएगा चीनी। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे कि किसी विशेष विलायक में विलेयता जैसे भौतिक गुणधर्म भी इसी प्रकार के क्रमबद्ध मतलब लाइन से दर्शाते हैं, किंतु पूर्ण रूप से प्रकार्यात्मक समूह द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये समजातीय श्रृंखला में बढ़ते हुए अनुद्रव्यमान जो है उसके श्रेणी में यानी क्रम में यानी सजा करके इसको लिखना होता है। इसी को हम लोग समजातीय श्रेणी का उदाहरण समझेंगे। आगे अगर बात करें तो आईयूपीएसी नाम का आपका यहाँ से चैप्टर आपका शुरू होता है कि कार्बनिक नेम या आईयूपीएसी नेम हम लोग कैसे लिखेंगे या क्या होता है। सुनिए, कहता है कार्बन जो होते हैं यौगिक का, जो कार्बन मिला हुआ जो यौगिक है यानी कार्बन से बना हुआ जो कंपाउंड है यौगिक है, उसका नामकरण के बारे में हम जानेंगे। तो कार्बन यौगिकों का व्यवस्थित ढंग से यानी सजा करके यानी सही ढंग से
यानी सजाए हुए ढंग से जो हम लोग नामकरण करते हैं उसी को हम लोग नामकरण कहेंगे। और नामकरण क्या होता है, इसको हम लोग आयुपीएसी नाम कहेंगे। यानी कि इस नामकरण से बनने वाले नाम को आयुपीएसी नाम कहते हैं। क्या बोलते हैं, इस नामकरण से जो बनने वाला नाम होता है उसी को हम लोग आयुपीएसी नाम कहते हैं। और मेन आपका जो होता है 10th क्लास या 12th क्लास हो, उसमें मेन जो आपका केमिस्ट्री में अगर पढ़ेंगे तो आईपीएससी नेम इतना बोरिंग सबको लगता है, या इतना टफ लगता है, इतना भारी लगता है कि लोगों को समझने में, अगर समझ में आ गया, देखिए आप कहीं भी पढ़िए, समझ में अगर आ गया तो बहुत अच्छे से इसको लिख सकते हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, जिसके वजह से वो नामकरण नहीं कर पाते, या किसी भी संरचना दिया हो उसका संरचना आप नहीं बढ़िया से कर सकते। तो ये सबसे बड़ी बात होता है। अब इसमें हम लोग सारी बात समझेंगे कि आईपीएससी नामकरण कैसे आखिर करेंगे। ये पूरी वीडियो देखते देखते आप बिल्कुल ये समझ आइएगा कि आईपीएससी नाम आखिर हम लोग लिखेंगे कैसे, ये कैसे लिखा जाता है, इसका नामकरण कैसे किया जाता है, वो सारी बात आपको समझाएंगे। पूरी तरह से इसको में सीख जाइएगा। आप देखेंगे शुरुआत में अगर बात करें तो ये हाइड्रोकार्बन का नामकरण, सबसे पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन का नामकरण करेंगे। अब समझिए कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो इसका दो भाग में तोड़िए। हाइड्रो माने हाइड्रोजन, कार्बन माने कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर बनता है उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। यानी कि C और H अगर बात करें तो CH मतलब C यानी कार्बन, और H माने हाइड्रोजन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिल करके बनता है। जिसे इसमें क्या हो सकता है, तो जैसे में CH4 कह सकते हैं, C2 और H6 कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसका नामकरण करेंगे। तो इसी में कहते हैं कि इनका नामकरण जो होता है, इसका नामकरण आखिर कैसे करेंगे। और ऐसा नहीं कि यही है जो इसका नामकरण, इसका नामकरण तो वैसे भी हम लोग जानते हैं कि इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेथेन बोलेंगे। अब मेथेन तो हम लोग जान रहे थे आईपीएससी ने होगा, लेकिन इसके साथ अगर कुछ और अगर जुट जाए, तब आई जुट जाए यानी आयोडीन जुट जाए, अगर हाइड्रोजन के साथ साथ ब्रोमीन जुट जाए, अगर इसके साथ साथ कुछ और अगर जुट जाता है ना, तो इस तरह से अगर जुट जाता है तब उसका नामकरण कहेंगे। तो यही जो प्रक्रिया और असली मजा जो है यहीं से आपका शुरू होने वाला है। तो बिल्कुल ही शुरुआत कीजिए कि हाइड्रोकार्बन के अणुओं में, हाइड्रोकार्बन के अणुओं में परमाणुओं के उपस्थिति अनुसार इसका नामकरण इस प्रकार होता है। कैसे होता है, जे सुनिए। अब इसका नामकरण जो होता है किस तरह से हम लोग करेंगे, ये सबसे हमारा मेन पॉइंट होता है। अब ये मेन पॉइंट कैसे कर सकते हैं, जे सुनिए और सुनाते हैं। कहता है अगर कार्बन संख्या 1 रहे, परमाणुओं में कार्बन संख्या 1 रहे, यानी कह सकते हैं कि CH4 हो, तो CH4 रहेगा तो इसमें मेथ, देखिए कार्बन संख्या 1 रहेगा उसको मेथ कहते हैं। और मेथ में क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं। एन कब जोड़ेंगे, जब एल्केन वाला उदाहरण अगर लेते हैं तब एल्केन रहेगा तो इसमें एन जोड़ेंगे, और अगर मेथ में एन जोड़ेंगे तो मेथेन बनाएगा। क्या बनाता है, मेथेन बनाएगा। अगर कार्बन संख्या 2 रहे, तो कार्बन संख्या अगर 2 रहेगा यानी कार्बन के परमाणु 2 रहेगा, तब उसको हम एथ कहेंगे। कार्बन संख्या एथ को 1 रहेगा तो मेथ, 2 रहेगा एथ, 3 रहेगा तो हम लोग प्रोप, 4 रहेगा ब्यूट, 5 रहेगा पेंट, 6 रहेगा हेक्स, 7 रहेगा सेप। इस तरह से हम लोग नाम जानते हैं। तो यहाँ पर बात करें कार्बन संख्या अगर 1 रहे तो उसे हम लोग मेथ बोलते हैं। तब मेथ में एन जोड़ेंगे कब, जब एल्केन का उदाहरण लेंगे तब। एल्केन, एल्काइन और एल्केन जो होता है, तो इन सभी के बारे में बिल्कुल याद रखें। एल्केन हो, एल्काइन हो या एल्कीन हो, तो किसी भी चीज की बात करें तो सबसे पहले अभी एल्केन के बारे में समझेगा। एल्केन का पूरी इतिहास खत्म कर देते हैं। अब सुनेंगे एल्केन में क्या जोड़ना है, एन जोड़ना होता है। एल्केन में क्या जोड़ना होता है, एन जोड़ना होता है। अब एन जब जोड़ेंगे तभी एल्केन बनेगा। तो देखिए मेथ में एन जोड़ेंगे तब मेथेन, वैसे ही एथ में यानी कार्बन संख्या 2 रहेगा तो उसको एथ बोलते हैं, और एथ में जब एन हम लोग जोड़ते हैं तो उसको एथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एथेन होता है। ठीक उसी प्रकार के कार्बन संख्या अगर 3 रहेगा तो प्रोप बोलेंगे, आप प्रोप में भी एन जोड़ेंगे तब प्रोपेन बनेंगे। कार्बन संख्या 4 रहेगा तो हम लोग ब्यूट बोलते हैं, और ब्यूट में एन जोड़ेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएंगे। और वैसे ही आगे करते 10 तक हम लोग चलते हैं, यानी कि मेथेन हो जाए, प्रोपेन हो जाए, मेथेन हो जाए, एथेन हो जाए, प्रोपेन हो जाए, ब्यूटेन हो जाए, पेंटेन हो जाए, हेक्सेन हो जाए। और इस तरह से हम लोग करते करते पेंटेन के बाद हेक्सेन करते करते हम लोग क्या चलते हैं, हेप्टेन चलते हैं, ओक्टेन चलते हैं, नोनेन और डिकेन, यानी कार्बन संख्या 10 तक हम लोग चलते हैं।
और कार्बन संख्या 10 तक ही हमें पढ़ना है, यानी कि 10th क्लास तक, 10 क्लास तक, 10 तक पढ़ेंगे हम लोग। 10 तक ही एग्जाम में आता है, इससे ज्यादा आपको नहीं आएगा, तो बिल्कुल हम लोग 10 तक पढ़ेंगे। अगर कार्बन संख्या 1 है तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कार्बन संख्या अगर 1 रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे। कार्बन संख्या 2 है तो एथ बोलेंगे, 3 रहेगा प्रोप बोलेंगे, 4 रहेगा ब्यूट बोलेंगे, 5 रहेगा पेंट बोलते हैं। वैसे ही 6 रहता है तो हेक्स बोलते हैं, 7 रहता है हेप्ट बोलते हैं, 8 रहेगा तो ओक्ट बोलेंगे। कार्बन संख्या 9 तो नोन, और कार्बन संख्या 10 तो डेक बोलते हैं। और डेक में एन जुटेगा डेकेन हो जाएगा, नोन में एन जुटेगा तो नोनेन हो जाएगा। वैसे ही ओक्ट में अगर हम एन जोड़ेंगे तो ओक्टेन हो जाते हैं, यानी हेप्टेन हेक्सेन। इस तरह से इसका हम लोग नामकरण आईयूपीएसी नामकरण करेंगे, और ये हमारा आईयूपीएसी नाम हो गया। अब आगे की बात करें तो अगला नंबर ये तो हो गया क्या चीज, यानी कि जो अगर बात करें एल्केन के बारे में, क्या चीज बारे में हो गया, एल्केन के बारे में। एल्केन, और एल्केन में तो एन जोड़ दिए, एल्केन के लास्ट में क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं, है ना। अगर ऐसे बात करें हम लोग तो एल्केन के लास्ट में क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं। वैसे ही अगर एल्काइन रहे तब एल्काइन के लास्ट में हम लोग आइन जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, आइन जोड़ेंगे। अगर एल्किन रहेगा तब इन जोड़ते हैं, क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे। यानी इसी प्रकार से हम लोग जोड़ना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हमारा कहानी होता है, इसका कहानी तो हो गया। अब हम लोग एल्केन समूह के यानी एकल बंध है, जिसमें एल्केन में हमेशा एकल बॉन्ड ही बनता है, यानी सिंगल बॉन्ड बनता है। तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि इसमें क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल, है ना। तो सिंगल बॉन्ड अगर बनेगा तो इसको हम लोग बात करते हैं एल्केन वाले में, है ना। एल्केन वाले में हमेशा क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। और ये अगर पिछले वाला वीडियो देखे होंगे तो बिल्कुल ये वाला परफेक्ट आपको समझ में आने वाला है। अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले जाकर के जरूर देखिए, ताकि अगर पहले देखिए, शुरुआत से अगर समझ में नहीं गड़बड़ हुआ, शुरुआत में अगर छूटेगा तो आपको यहाँ तक गड़बड़ ही गड़बड़ होगा। अगर शुरुआत में अगर नहीं छूटता है, अगर पूरा क्लियर होते आ रहा है, तो इस बार वीडियो को बिल्कुल याद रखिए कि पूरी तरह से आपका कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पर समझेंगे कि कार्बन यानी हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अगर बात करें तो हाइड्रोकार्बन के तो 4 प्रकार के कह सकते हैं कि 4 प्रकार के, लेकिन हम लोग जानेंगे हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। और इसका नामकरण है जो निम्न प्रकार के, यानी नीचे लिखा हुआ है ऐसे होते हैं। अब देखिए सुनेंगे पहले कि एल्केन में अगर सिंगल बॉन्ड जिसमें बनता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड बनता है, तो एल्केन में अगर लास्ट में अगर इसमें कहीं पर भी अगर सीएल लगा हो तो उसको हम लोग अगर नाम यूपीएससी नामकरण कर रहे हैं, हिंदी में नाम लिख रहा है इसको, तो इसके आगे हम क्लोरो लिख देंगे। क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे। अब ये बात आपको समझाते हैं कि कहां पर क्लोरो लिखेंगे, कहां पर फ्लोरो, कहां पर ब्रोमो, ये सब लिखते हैं, ये भी बताएंगे आपको। पहले याद रखिए, जहां पर सीएल लगा रहेगा उसको क्लोरो लिखेंगे, क्लोरो का प्रयोग करेंगे। जहां पर बीआर लिखा रहेगा तब बीआर माने बिहार मत समझिए, बीआर माने ब्रोमो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे। अगला नंबर आएंगे, जब आई रहेगा तो इसको ए आयोडीन है तो इसको हम लोग आयोडो बोलेंगे। क्या लिखेंगे, आयोडो। क्या बोलेंगे, आयोडो। चौथा बार ये आपको बताते हैं, अगर आपका OH रहे, OH मतलब ये आपको एल्कोहल रहे, एल्कोहल में ही OH होता है, और एल्कोहल अगर रहे, OH अगर रहे, अगर क्षारीय पदार्थ या द्रव रहे, तो बिल्कुल इसको हम लोग क्या लगाते हैं, इसमें ऑल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑल लास्ट में, यानी कि प्रत्यय में, उपसर्ग नहीं, प्रत्यय यानी कि शब्द के पीछे जो होता है क्या लगते हैं, ऑल लग जाता है। तो बिल्कुल ऑल, ऑन नहीं ऑल, है ना। तो ऑल लग जाता है, ये सब तो आगे लगेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ब्रोमो हो, क्लोरो हो, आयोडो हो, ये आगे लगता है, लेकिन ऑल है जो पीछे लगता है। अब ये पहली बात हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं। अगर पहले हम लोग क्लोरो के साथ अगर बात करें कि क्लोरीन यानी Cl में अगर एल्केन की अगर बात करें, एल्केन की अगर जोड़ा जाए, यानी कि देखिए CH4 होता है तो CH4 की जगह पर 3 लेंगे, एक की जगह पे, यानी कि एक हाइड्रोजन की जगह पे आपका क्लोरीन आ गया। अब क्लोरीन को हम जब इसका नाम यूपीएससी नामकरण कहेंगे, तो यूपीएससी नामकरण कैसे कहेंगे, तो इसका करेंगे क्लोरो, यानी क्लोरीन के साथ में क्लोरो बोलते हैं, यानी क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। उसके बाद अगर दूसरा नंबर कार्बन हो गया तो इसको क्लोरोएथेन, तीसरा कार्बन आ गया तो क्लोरोप्रोपेन, चौथा कार्बन आएगा तो क्लोरोब्यूटेन, पांचवा कार्बन आएगा तो क्लोरोपेंटेन, और छठा नंबर में क्लोरोहेक्सेन होता है। और इस तरह से आपको 10 तक के बिल्कुल लिखना ही लिखना है। 10 तक लिखिएगा, आप खुद से भी लिखिएगा, आप रिवीजन कीजिएगा, आपके दिमाग में घुस जाएगा, रुकेगा नहीं, घुसेगा। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। और हाँ, इसकी अगर संरचना की कभी कभी देखिए, संरचना भी आपका आता है। संरचना कैसे करेंगे, यानी कि
एक कार्बन हो, एक कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड होंगे। सब तरफ अगर बात करें तो सब तरफ तो हाइड्रोजन, 3 गो हाइड्रोजन, लेकिन एक वो आपका क्लोरीन होता है। तो ये आपका क्या में हो गया, क्लोरोमेथेन में हो गया। क्या में हो गया, क्लोरोमेथेन में। अगर दो कार्बन रहता तो कार्बन संख्या अगर 2 यहाँ पर आता, कार्बन संख्या 1 और 1 2, तो कार्बन संख्या 2 आता है तो इधर देखेंगे 3 गो हाइड्रोजन रहेगा। कितना, 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर आपका अभी 2 हाइड्रोजन और एक में आपका क्लोरीन आता है। एक में क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो हमारा 5 को क्या आता है, 5 को आपका हाइड्रोजन आता है और ये वो क्लोरीन यानी कि छठा नंबर पे क्लोरीन आपका होता है। तो इस तरह से हम लोग नामकरण अगर बात में जाने तो इस तरह से करेंगे। अब ये तो हमारा हो गया यानी क्लोरीन के साथ में, यानी क्लोरीन के बात था तो क्लोरीन के साथ में एल्कीन था। और ये होता है क्लोरोमेथेन, एथेन, प्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन। आगे की अगर बात करें हम लोग तो अब अगला हम लोग देखेंगे ब्रोमीन के बारे में, यानी कि ब्रोमीन में क्या होता है। सबसे पहले ए वाले में क्या हम लोग देखे, जो क्लोरो यानी Cl जोड़े हैं, जो ये 6 तक जोड़े हैं और बाकी आपको 4 तक खुद से जोड़ना है। खुद से आप जोड़िएगा, खुद से आपका H समझिए कि H आपको जो दे दिया है। अब यहाँ पर भी आपको 1 कार्बन से लेकर के 6 कार्बन तक दे रहे हैं, 4 कार्बन आपका H होगा। बिल्कुल सीख जाइए। अगर कार्बन संख्या 1 में अगर Br जुड़ जाए तो इसको बोलेंगे ब्रोमोमेथेन। क्या बोलेंगे, ब्रोमोमेथेन। कार्बन संख्या 2 में अगर Br जुड़ जाए तब ब्रोमोएथेन। कार्बन संख्या 3 में अगर Br जुड़ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्रोमोप्रोपेन। कार्बन संख्या 4 में अगर Br जुड़ जाए तो इसको ब्रोमो क्या बोलेंगे, ब्रोमोब्यूटेन बोलेंगे। कार्बन संख्या 5 में अगर जुड़ता है तो ब्रोमोपेंटेन बोलेंगे। या कार्बन संख्या 6 में जुटेगा तो क्रोमोहेक्सेन बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। कार्बन संख्या 7 में अगर बात करें तो ब्रोमोहेप्टेन बोलेंगे। कार्बन संख्या 8 की बात करें तो ब्रोमोओक्टेन बोलेंगे। कार्बन संख्या 9 की अगर बात करें तो कार्बन संख्या 9 में अगर Br जुटेगा तो ब्रोमो क्या हो जाएगा, ये नोनेन हो जाएगा। और कार्बन संख्या 10 की बात करें तो ब्रोमोडेकेन हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग 10 तक कर सकते हैं। अगली बात, पहली बात समझ गए आप लोग क्या, कि ये आपका Cl जुटेगा यानी क्लोरीन जुटेगा। दूसरा में ब्रोमीन यानी कि B जुटेगा, Br जुटेगा, है ना। तीसरा नंबर में जो आने वाला है तो तीसरा नंबर में आपका क्या आने वाला है, तीसरा नंबर में यानी कि हमें आयोडीन आने वाला है, यानी I आने वाला है। और I ही आपका देखिए काम करने वाला है। आई जी, आयोडीन, जिसको हम लोग आई कहते हैं। क्या बोलते हैं, आई से इसको सूचित करते हैं, यानी संकेत इसका आई होता है आयोडीन के। अब इसको एल्केन के साथ में अगर जोड़ेंगे तो देखिए CH3 को आई के साथ यानी आयोडीन के साथ जब जोड़ते हैं तो इसको आयोडो लिखा जाता है। यानी आयोडीन के अंग्रेजी अगर IPSC ने जब जैसे जोड़ते हैं तो उपसर्ग होता है। हमेशा याद रखेंगे, जो ब्रोमो होता है तो ब्रोमो भी उपसर्ग में जुटेगा, साथ में आयोडीन उपसर्ग में जुटेगा और क्लोरीन भी उपसर्ग में जुटता है। और एक क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, तीनों को उपसर्ग में जोड़ते हैं। लेकिन आपका OH यानी एल्कोहल आता है, ये उपसर्ग नहीं प्रत्यय में जुड़ते हैं, यानी शब्द के पीछे लगते हैं। तो ये 3 को जो है उपसर्ग जो होगा, यानी उपसर्ग यानी आयोडो मेथेन, आयोडो एथेन, आयोडो प्रोपेन, आयोडो ब्यूटेन, आयोडो पेंटेन और आयोडो हेक्सेन होता है। आगे अगर बात करें तो आयोडो हेप्टेन, आयोडो ऑक्टेन, आयोडो नोनेन, आयोडो डेकेन हो जाएंगे। तो इस तरह से 10 तक हम लोग क्लियर कर सकते हैं। और ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है, यानी सूत्र होता है। संरचना सूत्र की अगर बात करें तो संरचना सूत्र जिस तरह से हम ब्रोमीन में और क्लोरीन में किए वैसे ही आपका इसमें हो जाएगा। क्या, यानी C1 और 3 को आपका हाइड्रोजन, I को आपका I लग जाएगा। और बाकी देखिए 3 को आपका हाइड्रोजन यानी H हो जाता है 3 तरफ से, और एक तरफ से आपका I रहेगा यानी कि आयोडीन रहेगा। और ये हमारा संरचना सूत्र होता है। अगर संरचना सूत्र कहेगा तब, या संरचना सूत्र आपका एग्जाम में अगर दे दिया जाए और इस संरचना सूत्र से केवल दे, या हो सकता है कि इसका सूत्र दे सूत्र दे सकता है या संरचना सूत्र, और तब कहा कि IPSC ने लिखेंगे तब इसका ऐसे करके लिख सकते हैं। आगे की अगर बात करें तो देखेंगे अगला नंबर, ये होता है प्रक्रियात्मक समूह के एल्कोहल, जो उसका नामकरण करना है। इसका 3 के बारे में हम लोग जाने, इसके क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब चौथा नंबर में आया आयोडीन या एल्कोहल के बारे में। एल्कोहल के लास्ट में OH होता है, यानी कि OH लगेगा। अब इसी को हम लोग एल्कोहल कहेंगे। जिसके पीछे अगर OH लगा रहे, समझ आइए कि क्या है, एल्कोहल है।
तो एल्कोहल समूह के नामकरण करने के लिए इसको हाइड्रोकार्बन के समान एल्केन के नाम के साथ में अगर जोड़ेंगे तो ऑल जुड़ जाएगा। क्या? ऑल प्रत्यय, यानी प्रत्यय मतलब पीछे, ये शब्द के पीछे लगेगा। किसके पीछे? एल्केन शब्द के पीछे लगेगा। यानी CH3 और OH जुटा है। CH3 में क्या जुटा है? OH जुटेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? मेथ जोड़ नॉल। यानी कि मेथ में अगर हम लोग नॉल अगर जोड़े तो मेथेन में, है ना, मेथेन में, मेथेन तो मेथेन में अगर हम लोग नॉल यानी ऑल जोड़े तो देखिए, ऑल अगर जैसे हम लोग ऑल जोड़ते हैं तो मेथेन में ऑल जोड़ते हैं तो मेथेनॉल होता है। दूसरा नंबर कार्बन रहेगा तो इसको एथेनॉल कहेंगे। तीसरा नंबर कार्बन रहेगा तो प्रोपेनेल। चौथा नंबर कार्बन रहेगा ब्यूटेनॉल, और पांचवा नंबर में पेंटेनॉल, छठा नंबर में हेक्सेनॉल, सातवां नंबर में हेप्टेनॉल, और वैसे ही आठवां नंबर में ऑक्टेनॉल, और 10वां नंबर में 9वां नंबर में नॉनेनॉल, और 10वां नंबर में डेकेनॉल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका सारे का यूपीएससी यानी आईयूपीएससी नेम लिखना शुरू करते हैं। और आईयूपीएससी नेम आप तो ऐसे नॉर्मल देख रहे हैं, साधारण, आप सबको लगा कि हम लोग तो सीख गए, क्योंकि ए वाला पार्ट, बी वाला, सी वाला और एक डी वाला पार्ट है। तो ABC यानी कि जितना हम लोग आगे वाले पढ़े, यानी उपरोक्त मतलब आगे वाले जितने हम लोग पढ़े ABC और D, ये सभी समजातीय श्रेणी के क्या उदाहरण है। अब इसके उदाहरण तो समझे, अब कुछ और सिखाते हैं जो सबसे हट के चीज होगा, और इसमें सबका कंफ्यूजन होता है, और आपका भी कंफ्यूजन होगा। और ऐसा क्वेश्चन आएगा, साधारण पढ़ जाइएगा, और अगर बीच वाला आ जाए आप कंफ्यूजिया जाइएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, आप गए काम से, नहीं बन पाएगा। आप सीख गया है इतना, फिर भी आपको नहीं बना, और इतना ही सीखना है, ज्यादा नहीं कुछ पढ़ना है। लेकिन आपको जो टेढ़ जो होता है, जिसको टेढ़ लांगड़ कर सकते हैं या थोड़ा हटके कर सकते हैं, वो पूछेगा, वो बताते हैं आपको। जैसे आपको बात करते हैं कि C2, ये C2 है तो C2 वाले तो बना लीजिएगा, लेकिन अगर C5 अगर है कि C5 हो और H, देखिए दुगना से क्या होता है, दुगना से दो ज्यादा होता है, तो दुगना से दो नहीं, एक के ज्यादा करेंगे, क्योंकि एक ज्यादा के साथ साथ आपको क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन वगैरह जो है, एल्कोहल है, ये सब कुछ लगा सकते हैं। तो इसके साथ में अगर हम लोग बात करें तो 5 दूनी 10 और 1 11 हो गया, और इसके साथ में क्या लगाना है, आपको आई लगा देते हैं, आई लगा दीजिए, या आप आई नहीं लगा सकते, क्लोरो लगा दीजिए, क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, कुछ लगा सकते हैं। तो देखिए Br लगा दिए, तो Br लगा दिए। अब इसका संरचना सूत्र कैसे कहेंगे, तो संरचना सूत्र यानी 1 2 3 4, यानी कि 5 कार्बन है तो 5 ले लिए, और 5 लेने के बाद में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 गो आपका हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन हो गया, साथ में इन सभी के साथ में तो एक गो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही बनता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड ही आपको देना है। डबल बॉन्ड अलग चीज में बनता है, तो उसमें आपको बताए थे और वो आपको बताएंगे भी। अब देखिए, कबो कबो दिमाग में ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर तो हम हाइड्रोजन लिख दिए कि यहाँ पर आपका हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, ऊपर हाइड्रोजन, ये सभी जगह हाइड्रोजन हो गया। लेकिन अगर हम Br को कहाँ सेट करेंगे, तो सबको पता है, और सब लास्ट में जानते हैं कि Br को Br में यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं तो बिल्कुल इसी बात को आपको दर्शाते हैं, और यही आपका मेन जो असली जड़ होता है, असली जड़ यानी असली कंफ्यूजन वाली बात भी अगर कहें तो यही पर सबका कंफ्यूजन होता है। अब Br अगर यहाँ लगा हुआ है तो देखिए, जब Br यानी कि जहां Br लगे, और सबसे शुरुआत में Br लगना चाहिए, तो शुरुआत में अगर Br Na से जोड़िए या Na से, सबसे पहले आपका Br है, तो जब सबसे पहले अगर Br रहे तब आप Br जब सबसे पहले रहे तो आगे आप 1 लिख सकते हैं, साथ में ब्रोमो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ब्रोमो। अब ब्रोमो के बाद 5 कार्बन है ना, तो कार्बन 5 होता है तब पेंटेन होता है, तो यहाँ पर पेंटेन लिख देंगे, पेंटेन। क्या लिखेंगे? पेंटेन। तो ये बिल्कुल हमारा आईयूपीएससी नाम क्लियर होता है। अगर कभी कभी गड़बड़ होता है का, जे सुनिए, यहाँ तक तो रहेगा तो कोई दिक्कत, ये आप 1 वाला पर नहीं भी लिखिएगा, 1 चलेगा। लेकिन अगर Br यहाँ ना लिखे और हम यहाँ 2 नंबर पर अगर Br लिख दे, तब कैसे पे चलेगा? तब आपको यहाँ पर 2 नंबर पर इधर से देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर कार्बन पे आपका Br है, लेकिन हमको इधर से नहीं देखना है, हमको इधर से देखना होता है। क्यों? क्योंकि जिधर से नजदीक अगर पड़ता है उधर से देखते हैं, तो उधर से देखेंगे तो Br हमारा पहला, दूसरे नंबर पे है। तो यहाँ पर अगर ब्रोमो की बात करें, देखिए ब्रोमो क्या करेंगे, ब्रोमो की अगर बात करते हैं, यहाँ पर आपको ब्रोमो क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पर दू लिखना पड़ेगा कि दूसरा नंबर पर ब्रोमो है और तब जाकर पेंटेन, मतलब 5 गो कार्बन है, ये पेंटेन वाली बात हो गया। अब एक क्लियर आप शुद्ध हो गए। हाँ, कभी कभी ऐसा होगा कि बी आर यहाँ ना जाके यहाँ पर अगर आ जाए तब, तो यहाँ आ जाएगा तब 3 लिख देंगे, और यहाँ अगर आ जाए तब, तो यहाँ आ जाता, किसी के दिमाग में होगा सर यहाँ था तो 1 लिखे थे, यहाँ था तो 2 लिखे, यहाँ 3 लिखे, यहाँ आ गया तो 4 लिखेंगे। गलत हो जाएगा। क्यों 4 लिखेंगे? नहीं, क्यों 4 नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ से इधर से गिन रहा था 4 है और इधर से तो दूसरे नंबर पे है, तो हमको 4 होता छोटा है कि 2 छोटा है? छोटा 2 है, तो छोटका के लिखते हैं, ना कि बड़का के लिखते हैं। तो छोटा यानी कि जिधर से नजदीक पड़ेगा, कम पड़ेगा, उधर से लिखेंगे। तो यहाँ से गिनेंगे पहला कार्बन और दूसरा कार्बन, यानी 2 ही लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, यानी हमेशा यहाँ पर देखेंगे तो 2 लिखेंगे। इधर से रहेगा यहाँ तो 2 लिखेंगे, इधर से दूसरा नंबर पर रहेगा तब 2 लिखेंगे। लेकिन अगर दोनों तरह 2 को छोड़ के बीच में तीसरा नंबर पर रहेगा तब आपको 3 लिखना पड़ेगा। और पहला नंबर पे है तो आप पहला नंबर पे 1 लिख भी सकते हैं और 1 ना भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। 1 हमेशा कभी भी हम जानते हैं कि बटा में अगर 5 के बटा में अगर 1 लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं, पावर में अगर 1 लिखे तब कोई दिक्कत नहीं, लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं। तो वैसे ही इसमें आगे बी आर के पहले आपको 1 जो है वो लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कब? जब सबसे पहले नंबर पे रहेगा तब। लेकिन दूसरे तीसरे नंबर पे अगर रहेगा या चौथे नंबर पे रहेगा तो आपको दूसरा तीसरा या चौथा, इसका पोजीशन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पोजीशन, जो इसका स्थान होता है, इसका स्थान यानी पोजीशन, इसको आपको देना पड़ेगा। क्लियर? तो ये तो हो गया यहाँ का। अब बी आर था तब, अगर यहाँ पर अगर पेंटेन के यहाँ पर अगर हेक्सेन रहे या हेपेन या 10 नंबर तक रहे तब, तो 10 नंबर तक रहेगा तो वैसे ही बिल्कुल गिनती करेंगे। और जो लिखने वाले 10 नंबर तक क्या बोल लिखेंगे? डेकेन लिखेंगे। तो डेकेन होता है, ब्रोमो रहेगा तो ब्रोमो, आइसो रहेगा तो आइसो, मतलब यानी कि आयोडीन वाला रहेगा तो आयोडीन वाला लिखेंगे, और क्या है कैल्शियम वाला रहेगा तो कैल्शियम वाला। आपको जो रहेगा वो चीज उसको लिखना शुरू करते हैं। और अगर हमारा हाइड्रोजन रहे तब, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एल्कोहल रहेगा तब, तो एल्कोहल रहेगा तो एल्कोहल वाला नाम हम लिखेंगे और उसके बाद पोजीशन उसमें लिखा जाता है। क्लियर? चलिए, ये तो बात था। हाँ, कभी कभी आता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आया तब, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी आपको इसके पोजीशन जो होता है लिखना पड़ता है। डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का भी पोजीशन आपको लिखना पड़ेगा। और एक बात बिल्कुल याद रखिए, अगर कभी कभी होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ऐसा होता है, कबो कबो ऐसा होगा कि इसका जो ब्रांच होता है 2 गो या 3 गो आ जाए तब, जब 1 ब्रांच रहे या 1 रहे तब तो कुछ नहीं, नॉर्मल छोड़ देते हैं। लेकिन डबल ब्रांच आएगा तो डाई लिखते हैं। पहले ब्रांच को ऐसे मोनो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहला ब्रांच, जैसे इसको बंद कर मिटा देते हैं, है ना, साफ कर दिए। चलिए, पहला अगर ब्रांच रहे, ब्रांच बिल्कुल याद रखेंगे, ब्रांच अगर पहला रहे तब पहला नंबर अगर ब्रांच रहेगा तो इसको हम आगे मोनो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मोनो लिखते हैं। लेकिन अगर ब्रांच अगर 2 गो रहेगा, क्या रहेगा? ब्रांच अगर 2, ब्रांच माने टहनी कर सकते हैं। अगर डाली जो है, शाखा जो है, अगर 2 गो रहे तब इसमें हम लोग डाई लिखते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो उस तरह से हम लोग लिखते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर या कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह पर और अगर 3 गो रहे अगर ब्रांच, तब तो उसमें हम लोग ट्राई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ट्राई लिखते हैं। क्या लिखेंगे? ट्राई। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जानते हैं ना, CO2, देखिए CO2 तो हम जाने हैं, तो इसमें डबल बॉन्ड कैसे आएगा, डाई कैसे लिखते हैं? तो इस कार्बन आपका 1 ही गो है, लेकिन ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 2 गो हो जाएगा, और ऑक्सीजन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड लगेगा। क्या होता है? और इसके दोनों तरफ क्या होंगे? डबल बॉन्ड लगेंगे। क्लियर? तो इसके दोनों तरफ डबल बॉन्ड जो लगेगा, तो इस दोनों तरफ डबल बॉन्ड को लिखते हैं। और डबल बॉन्ड 2 गो, इसीलिए इसमें हम लोग क्या लगाते हैं? डाई लगाते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन ऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर कार्बन 1 ही रहे, कार्बन क्या रहे? 1 ही, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगे तब, और यहाँ पर 2 क्या रहेगा? आपका हाइड्रोजन रहेगा। तो कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड है लेकिन पहले नंबर पे है, जब पहला नंबर पर रहेगा तो मोनो, इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। CO रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, डबल रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, और 3 गो रहे तो कार्बन ट्राइऑक्साइड उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन ट्राई या कार्बन टेट्रा भी कहते हैं, तो कार्बन ट्राइऑक्साइड होता है।
क्लियर। चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे की अगर बात करें तो हमारा जो आईपीएससी नेम बिल्कुल कंप्लीट होता है यहाँ तक। हाँ, आईपीएससी नेम का एगो अलग वीडियो तो मैं खास करके आईपीएससी नेम का ही एक वीडियो बनाएंगे जिसमें जितना जहरीला जहरीला कंटाप क्वेश्चन रहेगा वो सारा क्वेश्चन के साथ साथ आपके यूपीएससी नाम जो होता है, आईपीएससी नाम, साथ में जो संरचना होता है वो सारी बात आपको समझाने वाले हैं, वो भी बिल्कुल देखिएगा। यहाँ से आपका दहन शुरू होता है तो दहन भी बिल्कुल जानिए। दहन किसको कहते हैं? तो देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी कि दहनशील वस्तु जो दहन करता है, जो जलने लायक हो, जलने लायक वाले वस्तु जितने हैं, जैसे कार्बन हो या पेट्रोलियम कह सकते हैं, तो पेट्रोलियम हो गया या कोयला हो गया, जो ज्वलनशील वस्तु है, तो ज्वलनशील पदार्थ कार्बन की उपस्थिति में जब जलना प्रारंभ करता है और जब जलने लगता है तो क्या देता है? उष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। याद रखेंगे, उष्मा, प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये चारों चीज हमको देता है। कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जल देता है, साथ में उष्मा और प्रकाश भी देता है। तो ये चारों चीज जब देता है तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? दहन कहते हैं। अब दहन की अगर पूरी प्रक्रिया बिल्कुल इसी में आप समझिएगा क्या कि दहन यौगिक जो है, दहन यौगिकों के वायु के उपस्थिति, वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। क्या देते हैं? जल और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम लोग दहन कहते हैं, यानी दहन कहा जाता है। अगर बात करें तब मेथेन, जिसको हम लोग CH4 बोलते हैं, तब मेथेन भी एक क्या है? कार्बन पदार्थ है। ये जलने वाला है, जो कार्बन है, कार्बनिक पदार्थ है, जलने वाला है। तो कार्बनिक पदार्थ है, जलने वाला है, जो वायु के उपस्थिति में जब जलाएंगे, दहन कराते हैं, तो इसी अभिक्रिया को नियम अनुसार हम लोग करेंगे। कैसे? यानी कि CH4 को, CH4 है तो CH4 को ऑक्सीजन के साथ, 2 ऑक्सीजन, अब कोई के दिमाग में आएगा सर जी वो एक O2 है, तो O2 का तो हम लोग बहुत जानते हैं, O मतलब ऑक्सीजन होता है, O2 माने ऑक्सीजन गैस होता है। जहां पर अगर 2 लग गया समझिए वो गैस हो गया। अगर O है तो ऑक्सीजन है, लेकिन O2 लग जाएगा तो ये ऑक्सीजन गैस हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पर ऑक्सीजन गैस तो O2 में हो गया। ये आगे 2 लगने का क्या मतलब है? एक का फेरा होता है आगे 2 लगने का, तो इसका मतलब है कि आगे 2 लग करके पूरा समीकरण को बैलेंस किया है। इसका कोई मतलब नहीं है, बस इसका ये मतलब है कि पूरा समीकरण अगर कंप्लीट हो जाता है तो इसको बैलेंस किया जाता है, संतुलित किया जाता है। और संतुलन करने के लिए कबो 2, कबो 3, कबो 4 इसमें हम लगाते हैं संतुलन करने के लिए। बस इतना ही याद रखिए। आगे हम लोग बात करेंगे, तो मेथेन हो गया। अब इन्हें अगर बात करें तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर एथेनॉल है। अब लिखा हुआ तो मेथेनॉल, लेकिन आप समझिए कि एथेनॉल है। अब एथेनॉल कैसे कहेंगे? देखिए, कार्बन संख्या अगर 1 रहेगा तो उसको मेथ के नाम से जानते हैं, लेकिन कार्बन संख्या 2 हो जाता है तो उसको एथ कहेंगे। और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कार्बन संख्या 1 और 1 2, यानी कार्बन संख्या 2 है तो क्या हो गया? ये एथ हो गया, और एथ में OH लगा हुआ है तो एथेनॉल कहेंगे। क्या बोलेंगे? एथेनॉल। तो ये हमारा एथेनॉल है जो वायु में दहन होने वाली है, और दहन जब होगा तो क्या क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा, जल देगा, उष्मा और प्रकाश। हम अभी बताया कि 4 चीज होता है जब भी कोई वस्तु जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वो 4 चीज देता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी धुआं देगा, यानी कि जल देगा, उष्मा और प्रकाश जरूर देगा, क्योंकि जलेगा तो उष्मा प्रकाश इसको देना ही देना है, ये इसका अथी है, तो ये देता है। अब इसके बारे में पूरी अथी करेंगे, क्रिया समझेंगे। देखिए, इसका समीकरण पहले समझ लीजिए। अब समीकरण आपको यहाँ पर मिलेगा। समीकरण कैसे मिलेगा? जो देखिए, चलिए अब इसका समीकरण ये होता है, देखिए CH3CH2 यानी एथेनॉल है, तो एथेनॉल पूरी घटना जो H हो गया था एथेनॉल हो गया। अब A जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अब यहाँ पर किसी के दिमाग में आएगा सर ऑक्सीजन के देखिए आगे 3 है, ये बैलेंस किया हुआ है, बस कुछ नहीं है। तो एथेनॉल को कहता ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाएंगे, गर्म करेंगे, जलाएंगे, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड साथ में जल और उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और इसी उपरोक्त मतलब ऊपर दिए हुए उदाहरण आप देखते हैं, तब कैसे कार्बन जो कार्बनिक यौगिक है वो दहन होने पर उष्मा और प्रकाश देते हैं, ये हमें स्पष्ट क्लियर होता है। अब ये तो बात समझ गए। साथ में ये ईंधन के रूप में कार्बन यौगिक समझिए। अब ईंधन के रूप में कार्बन यौगिक क्या है? तो अधिकांश कार्बन यौगिक जलने पर, अधिकांश कार्बनिक यौगिक है वो जलने पर क्या होता है? बड़ी मात्रा में उष्मा और प्रकाश निकालते हैं। बहुत ज्यादा संख्या में उष्मा और क्या निकालेंगे?
प्रकाश निकालते हैं। और जब बहुत ज्यादा संख्या में ऊष्मा और प्रकाश देगा तो इसी के ईंधन के रूप में हम कार्बनिक यौगिक समझते हैं। आगे समझेंगे ऑक्सीकरण कि आखिर ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण आपको समझाते हैं। ऑक्सीकरण जो ऑक्सीजन के साथ साथ ऑक्सीकृत होता है, यानी कि ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें कार्बन यौगिक ऑक्सीकारक तत्व की उपस्थिति में ऑक्सीजन लेते हैं। याद रखिए, ऑक्सीकरण जो है वह अभिक्रिया है जिसमें कार्बन यौगिक ऑक्सीकारक तत्व की उपस्थिति में ऑक्सीजन लेते हैं और दूसरे कार्बन यौगिक का निर्माण करते हैं। एक कार्बन के दूसरे कार्बन यौगिक का निर्माण करते हैं, तब इसी में हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीकरण है। अगला है कि ऑक्सीकारक। ऑक्सीकरण तो समझ गए, यहाँ पर ऑक्सीकरण हम लोग समझने की वाली बात है, तो वो हमारा क्लियर हो गया। क्या ऑक्सीकरण, तो ये ऑक्सीकरण करता है तब ये ऑक्सीकारक का निर्माण करता है, यानी ऑक्सीकारक तत्व। अब इसकी बात समझे कि ऑक्सीकारक तत्व आखिर है क्या, तो ये बात समझिए। ऑक्सीकारक यानी कुछ पदार्थों में, कोई पदार्थ के अन्य पदार्थों में ऑक्सीजन जोड़ने की क्षमता होती है, यानी कोई अन्य पदार्थ को ऑक्सीजन को जोड़ने की यानी क्षमता होती है, और उसी जो क्षमता होती है उसी क्षमता को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीकरण के अगर उदाहरण समझे तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीकृत पोटेशियम तथा डाइक्रोमेट, ये तीनों क्या है, ऑक्सीकारक है। ये क्या हो गए, ये ऑक्सीकारक के आपका उदाहरण हो गए। अगला नंबर पॉइंट समझेंगे, तो अगला नंबर पॉइंट हम लोग समझेंगे इसके बारे में, यानी कि उत्प्रेरक से रिलेटेड जो हो जाए उस तरह से, या अल्कोहल के ऑक्सीकारक हो या अवकरण हो, इसके बारे में। तो यहाँ पर हम लोग जो मेन आपका होता है कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा इथाइल एल्कोहल का ऑक्सीकरण समझिए। यहाँ पर तो समझे हम लोग क्या क्या चीज कि ये जो होता है, जो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो इसी के बारे में हम लोग समझेंगे कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होते हैं, इसके द्वारा इथाइल एल्कोहल का ऑक्सीकरण। अब जब क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है एक के कुछ बूंदे तथा हल्के गर्म इथाइल एल्कोहल में डाला जाता है, इसके कुछ बूंद जो है हल्के गर्म इथाइल एल्कोहल में जब डालेंगे तो यह ऑक्सीकृत हो जाते हैं, यानी ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीजन के रूप में यह उड़ जाता है, तो ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं और एक पूर्ण ऑक्सीकरण अभिक्रिया का संपन्न होता है। ये पूर्ण ऑक्सीकरण अभिक्रिया बन जाता है और इससे एसेटिक अम्ल का निर्माण होता है, और यही जो एसेटिक अम्ल का निर्माण है इसी अभिक्रिया जो है निम्न समीकरण के द्वारा संपन्न होता है। यानी कि ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया एथेनॉल हो गया। एथेनॉल ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है, तब ये उष्मा प्रकाश वगैरह जो है ये सारा चीज देता है। और हाँ, अम्लीकृत होता है, साथ में उष्मा देता है। क्षारीय जो होता है यानी क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट है, साथ में हम लोग जानेंगे अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट है। तो अम्लीकृत पोटेशियम जो है डाइक्रोमेट और क्षारीय पोटेशियम क्या है, परमैंगनेट, ये दोनों उष्मा के साथ में ये अति होता है, तब जाकर के क्या बनाता है, ये जाकर के हमें एल्कोहल यानी इथाइल एल्कोहल ऑक्सीकरण बनाता है, और इसी में जानेंगे कि जल का भी निर्माण करता है। ठीक है, और इस प्रकार से हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीकारक से ऑक्सीजन, यानी कि क्या है, ऑक्सीकारक से ऑक्सीजन जो है वो पोटेशियम कहता है कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों जाकर के बन करके निर्माण करता है। अगला अगर बात करें तो संयोजन। संयोजन के मतलब ही समझिए, संयोजित करना, जोड़ना, मिलना, ये होता है संयोजन करना या संयोग करना। तब समझिए इसके बाद कहता है कि असंतृप्त, असंतृप्त किसको बोलते हैं, जो बिल्कुल संतृप्त संतुष्ट ना हो उसको असंतृप्त कहता। असंतृप्त यौगिक को संतृप्त यौगिक बनाने के लिए कुछ परमाणु या परमाणुओं के समूह को असंतृप्त यौगिक में जोड़ा जाता है और इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी को संयोजन यानी कि जोड़ने का अभिक्रिया समझेंगे। अब पूरी बात यहाँ पर समझने वाली बात है, ये समझिए। कहता जो बैलेंस है नहीं, ये अनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है। कहता है कि बैलेंस नहीं, अबैलेंस यौगिक को बैलेंस यौगिक बनाने के लिए
परमाणु हो या परमाणुओं का झुंड ग्रुप हो, परमाणुओं का समूह हो, और वो असंतृप्त यौगिक में जब जोड़िएगा, कहता है असंतृप्त यौगिक को संतृप्त यौगिक बनाने के लिए परमाणु या परमाणुओं के समूह को कहता है असंतृप्त वाले यौगिक में जोड़ेंगे तो इसको या जब जुड़ जाएगा और संतृप्त हो जाएगा तब इसको हम लोग बोलते हैं संयोजन करना। जब जुटता है तब, यानी कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों का जुड़ता है, जिसमें पदार्थ क्या होता है, जुड़ता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। एक लाइन में बात समझिए कि वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ जुड़ता है संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। और इस अभिक्रिया को उपयोग सामान्यतः निकेल उत्प्रेरक के उपयोग से वनस्पति तेलों के वनस्पतिकरण करने में करते हैं। यानी वनस्पति तेल कह सकते हैं उस प्रकार से कि इस अभिक्रिया का संयोजन इसलिए करते हैं कि वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों के जो कह सकते हैं कि नारियल हो या कई सारे जैसे सरसों है, ये सब वनस्पति तेल है। वनस्पति तेल से ऑक्सीकृत करके और वनस्पतिकरण करने में यानी वनस्पति तेल निकालने में इसका काम होता है। और हाँ, एक बात यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर जो हम लोग बोल रहे हैं कि उत्प्रेरक करता है, उत्प्रेरक का मतलब क्या है? उत्प्रेरक का मतलब ये होता है कि ये कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, ये सिर्फ बाहर से दूर हट करके और उसके गति को तेज या कम करता है, उसी को उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक की परिभाषा से हम लोग समझेंगे क्या कि उत्प्रेरक होता क्या है। कथा उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वे पदार्थ है जो बिना अभिक्रिया में को प्रभावित किए हुए, बिना अभिक्रिया में भाग लिए हुए और अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। कभी कभी अभिक्रिया के दर को बढ़ाएगा भी और कम भी करता है। तो अभिक्रिया के दर को ये क्या करता है, स्पीड को बढ़ा देता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, निकेल और क्या है, प्लेडियम नामक उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ता है, हाइड्रोजन को जोड़ता है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन देता है। तो इसी को हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक आपको नॉर्मल अगर बात में समझाएं तो ये बिल्कुल याद रखेंगे, ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, ये दूर से बगल में रह करके और उस अभिक्रिया के गति को, चाल को, स्पीड को ज्यादा या कम करता है, उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे कभी गांव घर में देखे होंगे, अगर कोई के अगर गोतिया में या किसी से अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो वहां पर देखिए कोई एक दो व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो उनको समझाते हैं, बाबू काहे लड़ी था, लड़ाई झगड़ा करे से क्या होगा, तोरे हानि होगा, दोनों के हानि होगा, घाटे होगा, फायदा कभी नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जाकर वो समझाएंगे और लड़ाई आप कम करते हैं, तो ये उत्प्रेरक है। और पता है उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो लड़ाई बढ़ाएगा तो उसको धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे, और जो कम करेगा उसको ऋणात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। और जब भी कहीं लड़ाई होगा तो अगर बूढ़ा बूढ़ी जगह चल जाएगा तो लड़ैया के शांत करे वाला बात बोलेगा, ताकि लड़ाई कम हो तो उसको ऋणात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। अगर कहीं लड़ाई हो और वहां पर जमान आदमी अगर बिल्कुल हट्टा कट्टा चल जाए तो वो एकदम लड़ाई उसको बढ़ा देगा, ना कि वो घटाएगा। वो जान रहा है कि अगर ज्यादा अगर अजुरेगा तो हम हैं पीछे से ना, हम लग जाएंगे, तो डायरेक्टली उसका देता है उसको कि अरे हम है ना, चल 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 मार मार, लाओ लाठी वो लेके मारे हम मारो। तो इस तरह से जब बोलता है तो वो लड़ाई और बढ़ा रहा है, यानी कि कोई अभिक्रिया को जो बढ़ाने का काम करेगा उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे, और जो लड़ाई को या अभिक्रिया को कम करने की कोशिश करेगा तो उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। और ये हमेशा ये लड़ाई जो होता है ये उत्प्रेरक से नहीं होता है, ये किसी और से होता है, यानी अभिक्रिया कोई और में हो रहा है और दूर से ये इसको रह करके, दूर से देख करके या दूर से उसके अति को, स्पीड को कम या बेसी करता है, यानी बिना भाग लिए हुए ऐसा करता है, तो उसको हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। नॉर्मल बात ही समझिए कि उसको उत्प्रेरक कहेंगे जो क्रिया में बिना भाग लिए हुए और उसके स्पीड को कम या बेसी करता है, तो उसको बोलते हैं। क्लियर? चलिए ये बात समझ गए होंगे। आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर समझेंगे, यानी वनस्पतिकरण। अब वनस्पतिकरण के बारे में अभी समझाए हम कि वनस्पतिकरण किसको कहेंगे। तो वनस्पति यानी वनस्पति से, यानी वनस्पति मतलब वन है ना, वनस्पति नाम सुनिए, वन अस्पति यानी कि वन से, जंगली जो जंगल से जो चीज आता है उसमें, यानी जंगल से अगर सरसों हो, राई हो, तीसी हो, या अगर बात करें सूर्यमुखी की बात हो, कोई भी चीज के बीज या नीम की अगर बात करें तो उन सबका तेल हम लोग निकालते हैं। और उन सबके जिस विधि द्वारा यानी वनस्पति यानी खींच करके उसका स्रोत करके अगर हम लोग जो तेल निकालते हैं या उसका
एक नए चीज बनाते हैं, अभिक्रिया करके दूसरा चीज बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वनस्पतिकरण कहेंगे। यानी कह सकते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकेल हो या पैलेडियम नामक उत्प्रेरकों के उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ता है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन देता है। कहता ऐसी अभिक्रिया को वनस्पतिकरण अभिक्रिया कहते हैं। और उद्योग में यानी कंपनियों में इस अभिक्रिया का उपयोग वनस्पति तेल या वनस्पतिकरण करने में, वनस्पति घी करने में क्या किया जाता है। यानी कि इस अभिक्रिया का काम क्या आता है, वनस्पति तेल में सामान्यतः असंतृप्त कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है, और जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है, यानी बहुत कम। यानी जंतु मतलब कह सकते हैं, जंतु तेल कह सकते हैं। देखिए वनस्पति तेल और जंतु तेल, तेल तो वैसे दो प्रकार का सबको जानता है कि अब किसी के दिमाग में आएगा कि तेल भी दो प्रकार का कैसे होता है, ये सब तो वनस्पति तेल होता है, सब तो कोई अथी से यानी जंगलों से आने वाले जो चीज होते हैं उनसे, या हम जो फसल उगाते हैं उनसे ही तेल निकलता है। तो वह जंतु तेल कैसे होते हैं, जंतु तेल भी होते हैं। जंतु मतलब ये गाय हो, भैंस हो या सुअर हो या किसी भी प्रकार के उसके चर्बी से जो बनते हैं ना, जिसे आप कभी मछली बनाए होंगे तो मछली के चर्बी से क्या निकलता है, तेल छूटता है उसमें से। तो वैसे ही गाय भैंस के जो चर्बी होते हैं उनसे भी तेल निकलता है, और उन तेल को हम लोग जंतु तेल बोलते हैं। और जो वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे या फसल से हम लोग जो तेल निकालते हैं उसको वनस्पति तेल कहते हैं। तो वैसे भी तेल दो प्रकार का होता है, और इस प्रकार से इसका जो फैक्ट्री में यूज होता है तो इसको वनस्पतिकरण अभिक्रिया हम लोग कहेंगे। क्लियर, चलिए इतना ही आज भर, और उसके बाद आगे वाला जो क्लियर होगा तो ये चीज हम लोग आगे देखेंगे। और हाँ, ये अगर छूट जाता है उसके बाद यहाँ से हमारा आगे होगा कौन सा अच्छा और क्यों है, ये हम आगे देखेंगे। यहाँ पर ये समझेंगे कि इस अभिक्रिया में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकेल उत्प्रेरक और उपस्थिति में अगर स्वयं में अगर देखें तो हाइड्रोजन को जोड़ने का काम करता है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन देता है। तो देखिए ये जो निकेल है, तो निकेल में ही हम लोग याद रखेंगे, ये आपका क्या हो जाएंगे, निकेल में ही आपका आ जाएगा उत्प्रेरक, और निकेल उत्प्रेरक आपका काम करता है जो फैक्ट्रियों में या घर में हम लोग जो तेल निकालते हैं उसमें काम आता है। क्लियर, चलिए थैंक यू, आज भर के लिए बाय बाय। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट डे। थैंक यू।